नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य ज्ञान कहानी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और धार्मिक कहानी जो न केवल आपके मन को छू जाएगी बल्कि आपको जीवन की गहरी शिक्षा भी दे जाएगी। प्यारे दोस्तों, एक तोते ने बताया कौन सी औलाद माँ बाप के त्याग और बलिदान को भूल जाती है और जब उन्हें उनकी सबसे अधिक जरूरत होती है तो उनके कर्ज को भूलकर उन्हें बेसहारा छोड़ देती है। प्यारे दोस्तों, कहानी बहुत ही इमोशनल और दिल को छू लेने वाली है, इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप कहानी को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत समय पहले किसी जंगल में एक वट वृक्ष पर एक तोता अपनी पत्नी मैना के साथ रहा करता था। कुछ समय बाद दोनों को संतान सुख प्राप्त होता है, जिससे उनका जीवन खुशियों और आनंद से भर जाता है। दिन ऐसे ही बहुत मजे में गुजर रहे थे। एक दिन तोता अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घोंसले में बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि एक नौजवान बहुत ही गुस्से में आगे चलता चला जा रहा था और पीछे पीछे उसके बूढ़े माँ बाप, जो बहुत ही दयनीय स्थिति में थे, उस नवयुवक का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। वे उसके हाथ पैर जोड़ रहे थे, रो रहे थे और कह रहे थे, बेटा, हमें इस हालत में छोड़कर मत जाओ। हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे। तुम्हारे सिवा इस दुनिया में हमारा है ही कौन। तब मैना चिंतित होकर तोते से पूछती है, स्वामी, यह इंसान अपने माँ बाप के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? इस पर तोता कहता है, भाग्यवान, इस दुनिया में कुछ औलादें माँ की कोख में बोझ बनकर आती हैं और धरती पर भी सिर्फ बोझ ही बनी रहती हैं। एक माँ जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो एक तरह से वह उस माँ का भी दूसरा जन्म ही होता है, लेकिन उस समय उसे यह तक पता नहीं होता है कि माँ बच्चे को देखने के लिए जीवित रहेगी भी या नहीं। एक बच्चे को जब कोई माँ जन्म देती है तो वह अनेक प्रकार के असहनीय दुख, कष्ट और पीड़ा तो सहती ही है, साथ ही उसकी सुंदरता भी मटियामेट हो जाती है। लेकिन उस वक्त उसकी सबसे बड़ी सुंदरता और खुशी सिर्फ उसकी संतान होती है। और जब बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके बाद दुख और तकलीफ उठाकर जीवन भर उस बच्चे का पालन पोषण करती है। अपने हिस्से की सारी खुशियाँ, सारा सुख अपनी औलाद पर न्योछावर कर देती है। घर में भोजन कम है तो स्वयं न खाकर बच्चों को खिला देती है। औलाद को कोई दुख हो तो माँ बाप का कलेजा फट जाता है। अपनी औलाद की खुशी के लिए वे हर दुख तकलीफ सहने को तैयार रहते हैं, उसके खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। एक माँ बाप संसार में जब तक जीते हैं तब तक अपनी संतान का ही भला चाहते हैं, लेकिन अगर वही संतान बड़ी होकर माँ बाप को भूल जाए तो उस संतान को आप क्या कहेंगे? ऐसी संतान केवल माँ बाप के लिए ही नहीं बल्कि इस दुनिया का बोझ है। ऐसी संतान इंसान के रूप में शैतान है। मेरे हिसाब से ऐसी औलाद बोझ के अलावा और कुछ नहीं है। इनका स्थान एक तुच्छ कचरे से ज्यादा नहीं है। इसी तरह एक पिता का भी त्याग उसके बच्चे के लिए अद्भुत होता है। वह मेहनत मजदूरी करके, दूसरों की गुलामी करके, दुख तकलीफ उठाकर, अपना पेट काटकर अपने बच्चों का भरण पोषण करता है, उनकी शिक्षा दीक्षा कराता है, उन्हें कामयाब बनाता है, उनके उज्जवल भविष्य के सपने देखता है, उनकी तरक्की पर खुशी से फूला नहीं समाता, उन्हें अच्छा करते देख गौरवान्वित होता है। वह अपनी संतान और अपने परिवार के लिए अपनी पहचान तक मिटा देता है। अपनी संतान की खुशी के लिए खुद को किसी भी समस्या में झोंक देता है। अगर वही संतान आगे चलकर उसे भूल जाए, उसे पहचानने से इनकार कर दे, तो उस संतान को आप क्या कहेंगे? आगे तोता कहता है, भाग्यवान, आज का मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वह अपने स्वार्थ के लिए अपने माँ बाप को उनके जरूरत के वक्त पर पूरी तरह से भुला देता है। वह उनके ममता, संघर्ष और कुर्बानी को नजरअंदाज कर देता है। यह बात मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिल को छू लेने वाली कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि कैसे एक बेटे ने अपने माँ बाप को उनके जरूरत के वक्त पर भुला दिया और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हें अपमानित करके घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। प्रिय, आज की कहानी मनुष्य की घटिया मानसिकता को उजागर करती है। एक समय की बात है, किसी नगर में बलराम नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी कमला के साथ रहा करता था। उनका विवेक नाम का एक बेटा था। बलराम अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। वह नगर में रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालते थे। बेटा स्कूल जाता था,
और बलराम शहर में रिक्शा चलाकर घर का खर्च और अपने बेटे के स्कूल की फीस भरते थे। उन दंपति का एक ही बेटा था, इसलिए वे कुछ भी करके उसे पढ़ाना लिखाना चाहते थे। उनका सपना था कि बेटे को इतना पढ़ाएंगे कि पढ़ लिख कर वह एक कामयाब इंसान बन जाए। जिस तरह गरीबी का जीवन उन्होंने देख रखा है, उनके बेटे को ना देखना पड़े। औलाद जब कामयाब होती है तो माँ बाप को दुगनी खुशी मिलती है। बेटे की कामयाबी ही माँ बाप की कामयाबी होती है। हर माँ बाप का यही सपना होता है कि उसकी संतान ऐसा काम करे कि उनका सिर फख्र से ऊंचा उठ जाए और उनकी संतान के कर्मों से समाज में उनका नाम रोशन हो और वे निसंकोच होकर कह सकें कि वह उनका बेटा है। बलराम ने भी अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिन भर रिक्शा चलाकर जो पैसे मिलते थे वह सब बेटे की पढ़ाई पर खर्च कर देते थे। कमला भी अपने बेटे को सुबह तैयार करके स्कूल भेज देती थी। यदि बेटा कभी बिना खाना खाए स्कूल चला जाता था या खाने का टिफिन घर पर भूल जाता था तो माँ भी उस दिन खाना नहीं खाती थी जब तक कि उसका बेटा खाना नहीं खा लेता था। इसी तरह से बलराम और कमला अपना पेट काटकर बेटे को पढ़ा रहे थे। विवेक भी पढ़ने में बहुत तेज था। स्कूल में टीचर जब उसकी प्रशंसा करती थी तो यह सुनकर बलराम खुशी से फूले नहीं समाते थे। वह सोचते थे कि जरूर उनका बेटा आगे चलकर उनका नाम रोशन करेगा। रिक्शे से इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि विवेक की पढ़ाई का सारा खर्च चल जाता, क्योंकि उसमें घर का खर्च भी होता था। तो बलराम हरिराम से पैसे उधार लेकर बेटे की फीस भर दिया करते थे। इस तरह से धीरे धीरे विवेक ने इंटर की पढ़ाई पूरी कर ली। इंटर में उसने जिले में दूसरा स्थान पाया था। यह देखकर बलराम और कमला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा था और वे बड़े खुश थे, पर यह उनके बिना सहयोग के संभव नहीं था। आगे की पढ़ाई कराने के लिए उन्होंने बेटे को दूसरे शहर में भेज दिया और एक बड़े ही नामी कॉलेज में उसका एडमिशन करा दिया। उस कॉलेज में अक्सर अमीरों के बच्चे पढ़ते थे और वहाँ पढ़ने का खर्चा बहुत था, क्योंकि उसकी फीस बहुत महंगी थी। तो बलराम ने सोचा, चाहे कुछ हो जाए, उन्हें अपने बच्चे को इस कॉलेज में पढ़ाना है। अब तो वह दिन रात एक करके पैसे कमाते थे और बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाते थे। बेटे को उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि उसका पिता इतना पैसा कहाँ से लाता है। वे यह सारा पैसा उसके खर्च के लिए भेज देते थे। बलराम वह सारा पैसा दिन रात रिक्शा चलाकर कमाते थे, लेकिन फिर भी पैसा कम पड़ जाता था। इसलिए वे थोड़े पैसे हरिराम से ब्याज पर उधार लेकर ला आते थे। विवेक जिस कॉलेज में पढ़ता था उसमें धनवानों के बच्चे पढ़ते थे। अगर कोई गरीब का बच्चा उसमें पढ़ने आ जाता था तो अमीरों के बच्चे उसे परेशान करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, तुम कहाँ हम लोगों की बराबरी करने आ गए? तुम लोग गरीब हो और गरीबों को इतने ऊंचे सपने नहीं देखने चाहिए। प्यारे दोस्तों, एक दिन विवेक अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उसने देखा कि एक गरीब लड़के को स्कूल के कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे। वे उसके साथ मारपीट कर रहे थे और वहां से भाग जाने का उस पर दबाव बना रहे थे। तब विवेक ने अपने पास बैठे एक लड़के से पूछा, दोस्त, वे कई लड़के मिलकर उस लड़के को क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या उसने उनका कुछ चुरा लिया है? तब वह लड़का विवेक को बताता है, भाई, उसने चुराया कुछ नहीं है, बल्कि वह लड़का गरीब है। कोई गरीब लड़का हम लोगों के बीच रहकर पढ़ाई करे, ये हमें अच्छा नहीं लगता। कोई गरीब लड़का यहाँ पढ़ने आता है तो यह उसे इसी तरह परेशान करते हैं। गरीबों को उनकी औकात बताने के लिए ही हम लोग उसे परेशान करते हैं, ताकि वे हमारी नकल न उतार सकें और हमारी बराबरी न कर सकें। विवेक बोला, अरे दोस्त, कैसी बातें करते हो? अमीर हो चाहे गरीब, पढ़ने का अधिकार तो सबका होता है। विद्या कभी भेदभाव नहीं करती कि अरे वह तो गरीब है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, अमीर है तो मैं इसी के पास रहूंगी। जब विद्या भेदभाव नहीं करती तो आप लोग क्यों करते हैं? आपको पता है कि यहाँ तक आने के लिए उस गरीब ने कितना संघर्ष किया है। अब वह जैसे तैसे करके यहाँ तक पहुँच गया है तो आप लोग उसे ठीक से रहने नहीं देते हो। भाई, यह तो बहुत गलत बात है। किसी को इस तरह सताना ठीक नहीं है। विवेक की बात सुनकर वह लड़का बोला, अरे भाई, तुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? कहीं तू भी तो गरीब नहीं है। विवेक ने देखा कि यह लोग गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। अगर मैंने भी कह दिया कि मैं गरीब हूँ तो यह मेरे साथ भी वही अत्याचार करेंगे। विवेक घबरा गया। इसीलिए विवेक बोला, नहीं भाई, मैं गरीब नहीं हूँ,
मेरे पापा तो कपड़ों के बहुत बड़े व्यापारी हैं, मेरा लाखों का कारोबार चल रहा है। तब उसका दोस्त कहता है, तो फिर छोड़ो, जिसके साथ जैसा हो रहा है उसे होने दो। अगर इनके साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए तो यह कॉलेज फिर ऐसे ही गरीबों के कूड़ा करकट से भर जाएगा। इस प्रकार से विवेक अपने कॉलेज में अमीरों के बच्चों के मुख से रोज गरीबों के बारे में उल्टी सीधी बातें सुनता था, जिससे उसे अपने माता पिता से शर्म होने लगी। दिन ब दिन वह भगवान को कोसता कि उसे ऐसे गरीब घर में पैदा क्यों किया। उसके पास एक छोटा सा फोन था जिसे उसके पापा ने कॉलेज जाते समय दिया था, ताकि कोई उसे गरीब न समझे। इसलिए वह उस फोन को अपने कमरे में छुपा कर रखता था। वह कभी उस फोन को लेकर यार दोस्तों के बीच नहीं जाता था। जब उसके पिता फोन करते थे तो उसने फोन उठाना भी छोड़ दिया था कि अगर मैं बात करूंगा तो मित्रों को पता चल जाएगा। कई दिन तक वह अपने माता पिता से बात नहीं करता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, मुझे एक अच्छा और महंगा फोन चाहिए। यह छोटा फोन लेकर मैं अपने दोस्तों के बीच नहीं जा पाता हूँ। पिता ने कहा, बेटा, अच्छा और महंगा फोन खरीदने की हमारी हैसियत नहीं है। बड़ी मुश्किल से आपकी पढ़ाई का खर्च जुटा पा रहे हैं। पिता की इस बात से लड़का नाराज हो जाता है और कहने लगता है, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम इतने बड़े सपने क्यों देखते हो जो कि पूरे न हो सकें। पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारा जीवन गरीबों के बोझ तले दबकर न रह जाए, इसलिए हमने तुम्हें उस कॉलेज में पढ़ने को भेजा है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी हमारी तरह गरीबी में जीवन गुजारो और रिक्शा चलाओ। हम चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर खूब कामयाब हो। हम तुम्हें भविष्य में बड़ा आदमी बनते देखना चाहते हैं। तुम अभी शान शौकत के झमेले में मत पड़ो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम कामयाब हो जाओगे। लड़के ने नाराज होते हुए कहा, नहीं पिताजी, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं और यहाँ गलती से भी कभी मत आना। आपकी हालत को देखकर मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि मैं एक गरीब का बेटा हूँ। मैं बड़ा बदनसीब हूँ जो आपका बेटा बना। मैं अपनी किस्मत खुद बदल लूंगा। मैं अब अमीर आदमी बनकर रहूंगा। जब मैं आपको कीड़े मकोड़े की तरह जीवन जीते हुए देखता हूँ तो मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आती है कि मैं किस गरीब घर में पैदा हो गया। प्यारे दोस्तों, बेटे की इन बातों को सुनकर पिता ने कहा, बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे और महंगे फोन की व्यवस्था करके भेजता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मुझे जितना भी होगा मैं सब करने को तैयार हूँ। बलराम की पत्नी ने सुना कि बेटे ने एक महंगा फोन मांगा है तो अपने पास जो गहने थे उन्हें बेचने को दे दिए और बोली, इन्हें बेचकर तुम बेटे को एक अच्छा सा महंगा फोन लेकर भिजवा दो। बलराम ने कमला के गहने बेचकर एक महंगा फोन खरीदकर बेटे को भेज दिया। बेटा उधर अपने दोस्तों के सामने स्वयं को बहुत अमीर बता चुका था। कभी उसकी बात झूठी न हो जाए, इसलिए वह अपने पिता से कुछ न कुछ मांगता रहता था। पिता भी कुछ भी करके ब्याज पर पैसे उठाकर बेटे की मांग पूरी करता था। अपनी अमीरी दिखाने के चक्कर में उसने अपने पिता का जीवन कर्ज में डुबो दिया था और बलराम ने कभी मन मैला नहीं किया था। सोचा, जब बेटा कामयाब हो जाएगा तो सारा कर्ज चुका देगा। वे हरिराम से पैसे उठाकर बेटे की मांग पूरी करते जा रहे थे ताकि उसकी पढ़ाई में कोई व्यवधान न पड़े। बेटे का खर्च उठाते उठाते बलराम ने अपना घर भी बेच दिया और अपनी पत्नी को लेकर किराए पर रहने लगे। दिन प्रतिदिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी। इधर विवेक को अपने माता पिता और अपने गांव बस्ती से शर्म आने लगी। अमीरों के बच्चों के साथ बैठने उठने से वह पूरी तरह बदल गया था। उसकी दोस्ती अब अमीरों के बच्चों से हो गई थी तो उसी तरह से उसे भी रहना पड़ रहा था। अब तो उसने अपने माता पिता का फोन भी उठाना बंद कर दिया और जब कभी फोन उठा भी लेता था तो अच्छी तरह से बात नहीं करता था। हमेशा उनसे ऊंची आवाज में बात करता और बहाने बनाकर फोन काट देता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है, मुझे बार बार फोन करके परेशान मत किया करो, मैं जल्द ही घर आ जाऊंगा। बेटे के घर आने की बात सुनकर माता पिता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कमला अपने बच्चे से मिलने के लिए बहुत बेचैन होती है। वह अपने मोहल्ले और पड़ोस की महिलाओं से कहती है, मेरा बेटा पढ़ाई पूरी करके गांव आ रहा है, अब आप देखना सब कुछ बदल जाएगा। बेटे ने घर आने के लिए 1 महीने का समय दिया था, लेकिन 1 महीने का समय बीत गया पर विवेक घर पर नहीं आया। फोन करने के लिए तो उसने पहले ही मना कर दिया था। जब बलराम और उनकी पत्नी का मन नहीं माना तो उन्होंने अपने बेटे को फोन मिलाया
लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। बेटे का फोन न मिलने पर दोनों बहुत परेशान हो गए। उनके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। बलराम और कमला अब कर भी क्या सकते थे सिवाय इंतजार करने के। परेशान होकर दोनों पति पत्नी बेटे का पता लगाने के लिए उसी शहर में आ गए जहां उसका कॉलेज था। प्यारे दोस्तों, जब वे कॉलेज में जाकर अपने बेटे का पता करते हैं तो वहां पता चला कि उसकी नौकरी लग गई है और वह इसी शहर में रहकर नौकरी कर रहा है। विवेक की नौकरी तो तभी लग गई थी जब उसने अपने पिता से आखिरी बार बात की थी और फोन करने के लिए मना किया था। उसके कॉलेज में एक प्रिया नाम की लड़की पढ़ती थी। प्रिया एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। उसे विवेक से प्रेम हो गया था और प्रिया ने ही अपने पिता से कहकर अपनी कंपनी में विवेक की नौकरी लगवाई थी। विवेक अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया और माता पिता का ध्यान भूल गया। वह यह चाहता था कि उसके माता पिता अब कभी भी उसे याद न करें और न उसके पास फोन करें। उसे अपने माँ बाप की गरीब हालत से नफरत हो गई थी। वह उनसे नफरत करने लगा था। वह अपने माता पिता को कोई भी बात बताना नहीं चाहता था। लेकिन इधर जब बलराम और कमला को पता चलता है कि उनका बेटा उनसे नफरत करता है तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगता है। उनके सारे सपने टूटकर बिखर जाते हैं। बेटा भले ही उन्हें भूल गया था पर माँ बाप अभी भी अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि वह अब इसी शहर में रहकर रिक्शा चलाकर कुछ पैसे कमाएंगे, क्योंकि हरिराम का कर्ज काफी ज्यादा हो गया था। सोचा यहाँ से पैसे कमाकर हरिराम को चुकाते रहेंगे और भगवान ने चाहा तो किसी दिन बेटे से भी मिल सकते हैं। यही सोचकर बलराम और कमला उसी शहर में रहने लगे। उनका जो घर था वह तो उन्होंने पहले ही बेचकर बेटे की पढ़ाई में लगा दिया था, इसलिए वहाँ का कोई भी लोभ लालच उन्हें नहीं था। वे उसी शहर में कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। बलराम रिक्शा चलाकर महीने में जो पैसे इकट्ठे करते थे वह ले जाकर हरिराम को दे आते थे। कमला इधर बेटे के गम में पागल सी हो चुकी थी। वह ठीक से खाती पीती भी नहीं थी। वह हर समय अपने बेटे को याद करती रहती थी। बेटे की याद में कमला की हालत बहुत खराब होने लगी। वह उससे बात करने को तरस रही थी। बलराम ने उसे कई बार फोन लगाया मगर उसने एक भी बार फोन नहीं उठाया। एक दिन वह ऐसी बीमार पड़ी कि फिर उसने कभी आंखें नहीं खोली। बेटे की चिंता में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पत्नी का सारा क्रियाकर्म करने के बाद बलराम अब बिल्कुल अकेले हो गए थे। उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी थीं। बस लोगों का कर्ज था, इसीलिए बुढ़ापे में भी रिक्शा चलाना पड़ रहा था। वे पूरे दिन रिक्शा चलाते थे और शाम को खा पी कर सो जाते थे। महीने में जो पैसा इकट्ठा होता था उसे लेकर हरिराम के पास कर्ज चुकाने चले जाते थे। हरिराम को भी बलराम की हालत पर तरस आता था। हरिराम कहता था, बलराम अब तुम बहुत कमजोर हो चुके हो। इस उम्र में तो लोग आराम करते हैं, पर तुम पूरे दिन कोल्हू के बैल की तरह काम करते हो और अपना कर्ज चुकाते हो। यह सब कैसे करते हो? तब बलराम कहते, सेठ जी मेरे जीने की सारी इच्छाएं तो पहले से मर चुकी हैं। बस आप लोगों के कर्ज ने मुझे अब तक जीवित बनाए रखा है। सोचता हूँ मरने से पहले मैंने जिसका भी कर्ज लिया है उसका चुका दूं। हरिराम ने कहा, बलराम तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। मुझे तुम पर तरस आता है। इस उम्र में भी आप मेहनत करके अपना कर्ज चुकाने में लगे हो। तुम्हारी अवस्था और मेहनत को देखते हुए मैं तुम्हारा कर्ज माफ करता हूँ। और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और बहुत अच्छा काम है, जिसे करके तुम्हें पैसे भी ठीक ठाक मिलते रहेंगे, रहने के लिए घर भी मिल जाएगा और कोई कष्ट भी नहीं होगा। बलराम ने पूछा, सेठ जी ऐसा क्या काम है जो मेरे लायक है? तब सेठ कहता है, बलराम तुम जिस शहर में रहते हो उसी शहर में एक बिजनेसमैन मेरा मित्र है। उन्हें तुम्हारे जैसे एक विश्वासी ड्राइवर की जरूरत है और मुझे लगता है उनका ड्राइवर बनने के लिए तुम पूरी तरह योग्य हो। अगर तुम करना चाहो तो मैं उन्हें फोन करके बता दूं। तुम चले जाना, वहाँ तुम्हें रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी और पैसे भी तुम्हें अच्छे खासे मिलते रहेंगे। बलराम वह काम करने के लिए राजी हो गए। हरिराम ने बलराम को शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जगमोहन के पास भेज दिया। बलराम उनके यहाँ रहने लगे। कुछ ही समय में वहाँ रहते हुए बलराम के संबंध जगमोहन और उनके परिवार से बहुत अच्छे हो गए। जगमोहन भी बलराम को खूब अच्छी तरह से रखने लगे। वे अपने बाद अगर किसी पर भरोसा करते थे तो वह बलराम ही थे। बलराम को भी कभी उस घर में रहकर परायापन नहीं मिला।
जगमोहन की एक बेटी थी जो बलराम से बहुत ही घुल मिल चुकी थी। वह उन्हें बलराम काका कहकर पुकारती थी और उनसे अपने पिता की तरह प्रेम करती थी। वह हर समय बलराम काका के कान खाए रहती थी। काका, मुझे वहाँ ले चलो, काका मेरा यह काम करवा दो। बस वह उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। बलराम भी उससे बेटी की तरह प्यार करते थे। एक दिन बलराम अपने मालिक जगमोहन को लेकर उनके ऑफिस जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने बलराम से पूछा, अरे बलराम, तुमने कभी अपने बारे में बताया नहीं। मुझे भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं तुमसे कुछ बात कर सकूं, तो तुमने कभी मुझे अपने बारे में नहीं बताया। सिर्फ इतना ही बताया है कि तुम्हारी पत्नी का देहांत हो चुका है। क्या तुम्हारा कोई बेटा बेटी नहीं है? तब बलराम गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, मालिक, मेरा एक बेटा था, लेकिन अब उसका कोई पता नहीं, वह है भी या नहीं। इस प्रकार से बलराम अपने जीवन की पूरी दास्तान अपने मालिक को बताते हैं और बताते बताते वह भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब बलराम के मालिक उन्हें धैर्य बंधाते हैं और कहते हैं, अरे बलराम, तुमने अपना फर्ज निभाया, पर यह उसका दुर्भाग्य था जो तुम जैसे देवता समान पिता को भूल गया। देख लेना, वह कभी अपने जीवन में खुश नहीं रहेगा। एक वक्त आएगा जब उसे दुनिया में सब कुछ व्यर्थ लगने लगेगा। जीवन के इस मोड़ पर आकर अपने माता पिता को जो लोग छोड़ जाते हैं, उन्हें रुलाते हैं। ऐसे लोग आज नहीं तो कल इसका फल जरूर भोगते हैं। माँ बाप चाहे अमीर हो या गरीब, औलाद उनका कर्ज कभी नहीं चुका पाती। आगे जगमोहन बोले, बलराम, तुम अपने आप को अकेला महसूस मत करो। मेरी बेटी तुम्हें बहुत चाहती है, तुम्हें पिता की तरह प्यार करती है और कल उसकी सगाई है। उसकी सगाई में तुम्हें काका का रोल निभाना है। मेरे बाद अगर वह किसी को सबसे ज्यादा मानती है तो वह आप हैं। बलराम ने कहा, मालिक, आप चिंता मत करिए, मैं अपनी रानी बिटिया की सगाई में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगले दिन जगमोहन की बेटी की सगाई थी। उस दिन सुबह ही बलराम ने भाग भाग कर सारा काम किया। सुबह से उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं था। पूरे दिन काम करते हुए थक चुके थे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। थक हार कर वे एक जगह आराम करने बैठ गए। तभी जिस लड़की की सगाई थी वह उनके लिए नींबू पानी लेकर आई और बोली, लो काका, पानी पी लो। अगर अभी से आप इतना अपने आप को थका लोगे तो शादी में क्या करोगे? गर्मी में सुबह से लगे पड़े हो, थोड़ी भी देर के लिए आराम नहीं किया है। बलराम कहते हैं, बिटिया, तू मेरी चिंता मत कर। पहली बार तो मुझे यह सौभाग्य मिला है। मेरी हड्डियां अभी बहुत मजबूत हैं। मेरी बिटिया के लिए तो मैं इससे भी अधिक मेहनत कर लूंगा। इतना कहकर वे घर के बाहर काम करने चले गए। तभी जगमोहन की बेटी के मंगेतर की गाड़ी द्वार पर आती है। जगमोहन लड़के की अगवानी के लिए द्वार पर पहुँचे। प्यारे दोस्तों, गाड़ी से जो लड़का निकलता है उसे देखकर बलराम की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह कोई और नहीं, बलराम का ही बेटा विवेक था। जगमोहन की वही बेटी प्रिया थी जिससे वह कॉलेज के समय से प्रेम करता था। बेटे को अचानक देखकर बलराम की आंखें भर आईं। उनकी भावनाएं बेटे से मिलने के लिए उमड़ने लगीं। वे उसे गले लगाना चाहते थे। इतने में जगमोहन जी आए और बलराम से बोले, बलराम, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ अंदर जाकर कुछ देखो। अपनी भावनाओं को मन के अंदर समेटकर काम करने में लग जाओ। लेकिन जैसे ही विवेक स्टेज पर पहुंचता है, उधर प्रिया अपनी सहेलियों के साथ स्टेज पर पहुंचती है। बलराम भी पानी की ट्रे हाथ में लेकर खड़े थे। बेटे को देखकर उनके हाथ कांपने लगे। सोचने लगे कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस बेटे को देखने के लिए इतने वर्षों से मेरी आंखें तरस रही हैं, उससे मुलाकात इस प्रकार होगी। वे अपने आप को रोक नहीं पाए। वे तुरंत स्टेज पर चढ़कर अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगते हैं। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस लड़के ने देखा कि जो बूढ़ा आदमी उसके गले से लिपटा है वह उसका ही पिता है। उसने एकदम से बलराम को धक्का देकर पीछे हटा दिया और नाराज होते हुए बोला, कौन है यह पागल आदमी? कृपया इसे यहाँ से हटाइए। ना जाने घर में कैसे कैसे पागलों को नौकरी पर लगा रखा है। तब जगमोहन कहते हैं, बेटा, यह नौकर नहीं है, यह हमारे घर का एक सदस्य है, प्रिया के काका हैं। इनका बेटा इन्हें छोड़कर चला गया है। यह अपने बेटे को देखने के लिए तड़पते रहते हैं, इसीलिए हर किसी में इन्हें अपना बेटा नजर आता है। विवेक अपने होने वाले ससुर से कहता है, माफ करना पिताजी, ऐसे लोगों को आप नहीं जानते। यह गरीबी का बहाना बनाकर नाली के कीड़े की तरह जहां अमीर लोग दिखाई देते हैं,
वहां हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। इस प्रकार कई भद्दे और अपमानजनक शब्दों से उसने अपने पिता का खूब अपमान किया। बेचारे बलराम का हृदय फट गया। उनकी नजरें शर्म से झुक गई थीं। वे स्वयं ही आत्मग्लानि से मरे जा रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर सबकी नजरों को बचाते हुए एक कोने में जाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। जगमोहन की बेटी प्रिया सब कुछ छोड़ छाड़ कर फौरन बलराम काका के पास पहुंची। उसने देखा कि बलराम काका अपने बेटे की तस्वीर देखकर रो रहे थे और उसे देखते हुए कह रहे थे, जिस पिता ने अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए खुद को कोल्हू के बैल की तरह झोंक दिया, जिस माँ ने बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दूसरों के घरों में काम करते करते अपने प्राण त्याग दिए, आज उस बेटे ने उनके त्याग और तपस्या का यह सिला दिया। प्रिया पीछे खड़ी होकर यह सब देख रही थी। वह आगे बढ़ती है और अपने काका के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछती है, काका, क्या सच में विवेक आपका ही बेटा है? अगर वह आपका ही बेटा है तो फिर आपकी ऐसी हालत क्यों और उसने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? तब रोते रोते बलराम ने प्रिया को पूरी कहानी सुनाई। प्रिया को विवेक से नफरत हो गई। तभी प्रिया किसी काम से घर के अंदर जाती है और बलराम काका वहीं बैठे रोते रहते हैं। तभी मौका देखकर विवेक पीछे से उनके पास आता है और कहने लगता है, तुमसे मेरा पीछा नहीं छूटेगा, जहां जाओ वहीं पहुंच जाते हो। मैंने तो सोचा था कि अब तक आप लोग मर चुके होंगे, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो। बलराम ने कहा, बेटा, मैं मर तो बहुत पहले ही चुका हूँ, पर तेरे लिए आज से मैं कुछ नहीं, लेकिन तेरी सच्चाई तेरे होने वाले ससुर जगमोहन को जरूर बताऊंगा। वह भी तो जान ले कि तू कितना अच्छा है। तब एकदम से गुस्से में विवेक आग बबूला हो गया और बोला, पागल बुढ़े, यदि तूने किसी को कुछ बताया तो इसका परिणाम तेरी लाडली प्रिया को भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर बलराम शांत पड़ गए। सोचने लगे, अगर मेरी वजह से कोई बात बिगड़ी तो प्रिया भी हमसे नाराज हो जाएगी। अब वे बहुत दुविधा में पड़ गए थे कि बताऊं या न बताऊं। इधर स्टेज पर अंगूठी की रस्म होती है। तभी प्रिया स्टेज पर आकर सब लोगों के सामने कुछ कहना चाहती है। वह कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं अपने मन की एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ। मैं एक शख्स से आपको मिलाना चाहती हूँ जो मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। मेरे पिता के बाद अगर कोई मुझे प्रिय है तो वह यह है, होने वाले ससुर भी। लेकिन यह मेरी बदकिस्मती है कि ससुर के रूप में मैं इनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर प्रिया विवेक की ओर देखती है और पूछती है, बताओ, मैंने सही बोला ना? प्रिया की बात सुनकर विवेक का चेहरा उतर जाता है। वह समझ नहीं पाता कि मैं इस बात का क्या अर्थ लगाऊं। फिर प्रिया बलराम से कहती है, काका, आप मेरे काका ही ठीक हैं। मैं आपको अपना ससुर नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जो लड़का अपने माँ बाप को छोड़ सकता है उसके लिए पत्नी को छोड़ना कितनी बड़ी बात है। आज नहीं तो कल वह पत्नी को भी ठुकरा देगा। प्रिया की बात सुनकर विवेक कहता है, प्रिया, तुम इस नौकर के लिए क्या अनाप शनाप बोल रही हो? ये तुम्हारा ससुर बनने लायक कहाँ से हो गया? विवेक की यह बात सुनते ही प्रिया ने तड़क से विवेक के गाल पर एक चाटा जड़ दिया और बोली, खबरदार, जो मेरे काका को नौकर कहा, मैं इन्हें अपने पिता की तरह मानती हूँ। तुम अपने पिता को भूल सकते हो, मगर मैं अपने काका को नहीं भूल सकती। मैं तुम्हारी तरह इतनी गिरी हुई नहीं हूँ। मैं अपने माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कारों को भली भांति जानती हूँ और मैं इस आयोजन में यह घोषणा करती हूँ कि मैं तुम जैसे जानवर से शादी नहीं करूंगी। तुमने मुझे यह कहा था कि मैं अनाथ हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए मेरे हृदय में चाहत जाग गई, पर तुम तो बड़े ही एहसान फरामोश और घटिया आदमी हो। तुम अगर अपने माँ बाप के नहीं हो सके तो मेरे कभी नहीं हो सकते। मेरे क्या, तुम किसी के नहीं हो सकते। तुम्हारे जैसे बेटों के लिए धिक्कार है। जब तुम एक अच्छा बेटा नहीं बन सके तो एक अच्छे पति कैसे बन सकते हो? मैंने ही अपने पिता से कहकर तुम्हारी नौकरी लगवाई थी और इस नौकरी के अभिमान में तुमने अपने माता पिता को ही भुला दिया। तुम्हारी याद में तुम्हारी माँ मर गई और तुमने फोन तक नहीं उठाया। ऐसे निर्दयी निर्मोही आदमी की पत्नी बनना मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगी। आज से मैं तुझे अपनी नौकरी से निकालती हूँ। इस प्रकार विवेक सभी के बीच अपमानित होकर चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। प्रिया बलराम से कहती है, काका, तुम बिल्कुल दुखी मत होना। उस बेटे के लिए क्या दुख करना जिसने तुम्हें जीते जी मार दिया।
तुमने अपने बेटे को खोकर एक बेटी को पाया है। आज से मैं तुम्हारी बेटी हूँ और तुम्हारे मरने तक मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। प्यारे दोस्तों, प्रिया की बात सुनकर बलराम की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है। उन्होंने प्रिया को अपने सीने से लगा लिया। इस प्रकार बलराम बड़ी खुशी के साथ प्रिया के परिवार का सदस्य बनकर रहने लगे। कुछ ही दिनों में वे सब बातें भूल गए। इधर विवेक की नौकरी भी चली गई और प्यार ने भी उसे ठुकरा दिया। जो भी उसे देखता था वही उसे तिरस्कार करता था। प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जीवन की सबसे बड़ी दौलत किसी धन, संपत्ति या ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि अपनों के साथ है। अगर आपने अपनों को खो दिया तो सबसे धनवान होकर भी आप दिल से कंगाल ही रहोगे। प्यारे दोस्तों, कितना भी अमीर या धनवान हो जाना, पर उन परम पूज्य माँ बाप को मत भूल जाना जिन्होंने तुम्हें बचपन से पाल पोष कर बड़ा बनाने के लिए अपनी सारी खुशियों का बलिदान कर दिया। प्यारे दोस्तों, माँ बाप वे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के सारे सुख, अगर तुमने अपने पूज्य माँ बाप को भुला दिया तो याद रखो, न केवल संसार तुम्हें ठुकरा देगा बल्कि भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों, हमें माँ बाप के बलिदान को समझना चाहिए। यदि आप भी अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं और एक सुखमय जीवन जीना चाहते हैं तो उन्हें हमेशा अपने दिल से सम्मान दो। हमेशा माँ बाप का आदर करो, क्योंकि माँ बाप ही हमारी सच्ची दौलत है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ प्रेरणा मिली होगी। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दिव्य ज्ञान कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।